हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। हल करेंगे कार्यपत्रक 52। यह कार्यपत्रक 10 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान का इतिहास पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। आप सभी बच्चों को इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें इंटरेस्ट लेना है आपको। यदि आप इंटरेस्ट लेंगे तो वो चैप्टर भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगेगा। तो हिस्ट्री तभी किसी को भी इंटरेस्टिंग लग सकती है जब हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो प्लीज़ इसको इंटरेस्ट लेकर पढ़िए, जानने की कोशिश करिए कि जो चीज़ें हुई वो क्यों हुई और क्या क्या उससे नुकसान हुआ और हमें आज की जनरेशन में उसे कैसे नहीं रिपीट करना। इन चीज़ों को सोचकर अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, जैसे मुझे लगती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्रांसीसी क्रांति भाग 4। इसके भाग 1, 2, 3 हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका भाग 4 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं भाग 4। 1792 से 1794 उग्र गणतंत्रवाद चरण। ये देखिए आपको यहाँ पे दिया है उग्र गणतंत्रवाद चरण। ये क्या होता है वो देख लेते हैं। 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। यानी कि जो फ्रांस की क्रांति थी, जब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी तो यूरोप के जो बाकी देश थे वो भी क्या हुआ, भय में आ गए मतलब कि सब तरफ यूरोप की क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति थी वो इस तरीके से चारों तरफ फैल रही थी कि यूरोप के बाकी जो देश थे वहां भी संभावना हो गई कि अब ये क्रांति जो है वो सभी जगह फैलनी शुरू होगी, सभी जगह इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, मतलब इस क्रांति के कारण जो भाग गए थे पादरी और कुलीन वर्ग वो होते थे धनी परिवार होते थे। आपको पता है, मैं आपको एक शॉर्ट में जरा रिकॉल करवा दूं, फ्रांस में प्रॉब्लम क्या थी। फ्रांस में राजतंत्र चल रहा था। राजतंत्र यानी राजा का तंत्र चल रहा था। राजा का बेटा ही राजा होगा, चाहे वो एलिजिबल हो या ना हो। और इसके साथ जो शासन था वो किसका चलता था, राजाओं का शासन चलता था, कुलीन वर्ग का शासन चलता था, पादरी का शासन चलता था। ठीक है, तो जो पादरी लोग होते थे, कुलीन वर्ग यानी धनी परिवार के जो लोग होते थे, उन्हीं का समाज में शासन चलता था, सत्ता चलती थी। गरीबों का उत्पीड़न किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, कम मजदूरी दी जाती थी, ज्यादा काम करवाया जाता था, अपमान किया जाता था और ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी। आपने हमारे देश के बारे में भी, हमारे देश के इतिहास में भी ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं थी। धीरे धीरे करके जो लोग थे उन्होंने क्या किया, क्रांति करनी शुरू की, यानी विरोध करना शुरू किया इन चीजों का कि राजतंत्र, कुलीन वर्ग का शासन, पादरियों का शासन समाप्त किया जाए और समानता का शासन लाया जाए, गणतंत्र लाया जाए जिसमें पूरे देश में सभी को एक समान समझा जाए। धर्म के नाम पे, धन के नाम पे, जाति के नाम पे किसी से भेदभाव ना किया जाए, समानता मिले, सबको एक जैसा अधिकार मिले, सब एक समान हो और सब किसी के साथ अपमान ना हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना हो। ये सारी चीजों को लेके क्रांति शुरू हो गई। तो जो अब समस्या किसको थी, जो गरीब तबके के लोग थे या जिनके साथ दुर्व्यवहार होता था उनको तो समस्या नहीं थी ना, समस्या वो तो क्रांति कर रहे थे। समस्या किसको थी, पादरियों को थी, कुलीन वर्ग के लोगों को थी, राजाओं को थी, क्योंकि उनकी सत्ता छिनने वाली थी। ठीक है, तो जो पादरी कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। अब वो लोग तो भाग गए थे, अब वो क्रांति के विरुद्ध, मतलब वो क्रांति को गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। जो चीज आपको नहीं पसंद होगी आप क्या करेंगे, उससे गलत ही बताएंगे। तो इसी तरीके से ये जो लोग थे, इनका शासन और सत्ता समाप्त होने वाली थी, तो इन्होंने क्रांति के विरुद्ध दूसरी भावना फैलानी शुरू की। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। यानी फ्रांस की जो क्रांति थी उसके जो सिद्धांत थे उसका प्रचार होने लगा चारों तरफ। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र,
को समर्थन दिया। ऑस्ट्रिया जो था उसने क्या किया, इनको समर्थन दिया। ठीक है, इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। क्या हुआ, फ्रांस ने इसके विरोध में क्या किया, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। अब क्या हुआ, वयस्क मताधिकार, वयस्क मतलब होता है जो एडल्ट माने जाते हैं, जैसे हमारे देश में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो होता है वो वयस्क माना जाता है। तो वयस्क मताधिकार हुआ, यानी कि वोटिंग हुई, और वोटिंग के द्वारा राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ, यानी कि एक समझ सकते हैं कि एक सरकार की तरफ से एक टीम बनाई गई। ठीक है, जैसे हमारे देश में वोटिंग करके कोई मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वोटिंग करवा के राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन किया गया। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। अब नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज क्या था वो देख लेते हैं। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ, यानी 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। नेशनल कन्वेंशन अभी हमने पढ़ा है, राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ था वयस्क मताधिकार द्वारा। तो क्या हुआ, कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ कब, 21 सितंबर 1792 को। इसमें जैकोबिन एवं जीरोदिस्त जल प्रमुख थे। तो दो दल इसके प्रमुख थे, कौन कौन से थे, जैकोबिन और जीरोदिस्त। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। कैसे थे ये, अनुशासित और संगठित थे। पेरिस पर इनका प्रभाव था। ठीक है, पेरिस पर इनका काफी ज्यादा प्रभाव था। इसका प्रमुख नेता, मतलब ये जो जैकोबिन संगठन था या जो भी दल था, इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, रोबोस्पियर। ठीक है, कौन थे, रोबोस्पियर इसके प्रमुख नेता थे। दूसरी तरफ जीरोदिस्त थे। ठीक है, एक तरफ जैकोबिन, दूसरी तरफ जीरोदिस्त थे। ये शिक्षित एवं कुलीन थे। ये कैसे थे, शिक्षित थे एवं कुलीन थे। कुलीन मतलब धनी परिवारों से थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिक नहीं थे। ये कैसे थे, व्यवहारिक राजनीतिक नहीं थे, यानी व्यवहार में राजनीति नहीं थी। इसके प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे, मैडम रोला, बिस्रो। ठीक है, ये इनके प्रमुख नेता थे। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे। दोनों ही गुट क्या थे, गणतंत्र के हिमायती थे, यानी दोनों ही गणतंत्र का फेवर करते थे। ठीक है, दोनों ही ग्रुप, कौन कौन से, जैकोबिन और जीरोदिस्त। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। जीरोदिस्तों का मानना था, जो जीरोदिस्त संगठन के लोग थे उनका मानना था, क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और इसका अंत होना चाहिए। तो जीरोदिस्त मानते थे कि ये जो क्रांति भड़क रही है जनता में, ये बहुत आगे जा चुकी है, इसको अब खत्म कर देना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। मतलब उनको लगता था कि समाज में जितनी समानता आ गई इतनी बहुत है, इससे ज्यादा समानता की आवश्यकता इस समाज में नहीं है। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उनका ये मानना था कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता इतनी जरूरी नहीं है, स्वतंत्रता जरूरी है। ठीक है, अब आप सोचेंगे स्वतंत्रता और समानता में क्या फर्क है। स्वतंत्रता का मतलब है आप आजाद हैं, आप अपने देश के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, अपनी मर्जी से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अपनी मर्जी से खाना खा सकते हैं, अपनी मर्जी से रह सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। और समानता क्या होती है, एक जैसा अधिकार मिलना, यानी कि जो किसी धनी को अधिकार मिला है वही अधिकार आपको भी मिला है। ठीक है, यानी कि अगर आप स्वतंत्र हैं तो क्या है, एक दोस्त आपका बहुत अमीर है या किसी ऐसी धर्म या जाति से बिलोंग करता है जिसको ज्यादा समानता नहीं मिली हुई है।
ठीक है, और आपको ज्यादा समानता मिली हुई है। तो स्वतंत्रता और समानता में ये फर्क हो गया कि आप दोनों स्वतंत्र है, दोनों शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ये आप दोनों की स्वतंत्रता है। और समानता ये हो गई कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब आप उसी शिक्षा पर आधारित कोई नौकरी करने जाते हैं, ठीक है, तो उसको पहले मिल जाती है, आपको बाद में मिलती है। ठीक है, ये आपको नहीं दी जाती है। तो ये हो गया समानता का अधिकार। शिक्षा तो दोनों ने सेम ग्रहण की है, पर उसको मिल गई, आपको नहीं मिली, तो ये समानता होती है। तो मतलब जो जीरोदिस्त थे वो मानते थे स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है, सबको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता का पूरी तरीके से वो फेवर नहीं करते थे। लेकिन जो जेकोबिन थे वो क्या थे, स्वतंत्रता और समानता दोनों का फेवर करते थे। हमारे देश में क्या है, स्वतंत्रता और समानता दोनों है। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं, और समानता का मतलब आप किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते किसी से, चाहे वो लिंग के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो धन के नाम पर हो, किसी भी चीज के नाम पर किसी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो यही था कि जो जीरोदिस्त थे उनको, उनका मानना था जितनी समानता है उतनी बहुत है, और वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे, समानता पर नहीं। उधर जेकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे और निम्न वर्गों के प्रति सद्भावना रवैया रखते थे। जो जेकोबिन थे वो समानता पर ज्यादा जोर देते थे, और जो जीरोदिस्त थे वो स्वतंत्रता पर ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, जीरोदिस्त स्वतंत्रता पर क्यों देते थे, क्योंकि वो खुद कुलीन वर्ग से थे। अगर समानता मिल जाती समाज को, तो उनको और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको बराबर की समानता, मतलब बराबर के अधिकार मिल जाते, जो कि जीरोदिस्त वाले नहीं चाहते थे। इसलिए वो स्वतंत्रता पर ध्यान देते थे, समानता पर नहीं। आगे देख लेते हैं क्या कहा गया है। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयां। नेशनल कन्वेंशन तो बन गया, अब नेशनल कन्वेंशन में क्या क्या कठिनाइयां आई हैं वो देख लेते हैं। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। यानी कि फ्रांस जो है वो अब एक ऐसा देश है जो स्वतंत्र है, गणतंत्र है, यहाँ पर सबके साथ समानता का व्यवहार होगा और बंधुत्व का होगा। इस पर आधारित ये देश जो है वो बनेगा। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए, उनको लगा भाई उनकी सत्ता तो पूरी तरीके से उनके हाथों से जा रही है, अब सबको समानता का अधिकार मिलेगा, हर वर्ग के लोग बराबर हैं, तो फिर उनकी तो सत्ता चली गई। ठीक है, अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप की हो गई थी। तो आपने शुरू में पढ़ा ना, यूरोप में फैलने लगी थी, और क्या हुआ, 1792 आने तक पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। अब जो फ्रांस की क्रांति थी वो सिर्फ फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप की क्रांति हो गई थी, सभी लोग इस क्रांति में शामिल हो गए थे। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए। अब यूरोपीय के कुछ दो देश ऐसे भी थे जो क्रांति के प्रसार को, मतलब जो क्रांति का प्रचार फैला जा रहा था, जिससे कि पूरा यूरोप इसका समर्थन कर रहा था, तो इसका रोकने के लिए एकजुट हो गए काफी सारे लोग, जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है, प्रशा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ। यानी कि एक गुट बना, कुछ देशों का एक गुट बना। उसमें कौन कौन से देश थे, इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया और प्रशा, ये देश थे। इन्होंने मिलकर क्या किया, एक गुट बनाया कि ये जो क्रांति है इसको रोकना चाहिए। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया। इसने क्या किया, इस गुट ने मिलकर कई जगहों पे फ्रांस को पराजित किया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया। अब क्या हुआ, जो नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ था उसने क्या किया, एक प्रस्ताव पारित किया और राजतंत्र को समाप्त किया। जो राजाओं का तंत्र था ना, राजाओं का शासन था, उसको समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। ठीक है, क्या किया, गणतंत्र की स्थापना की। गणतंत्र मतलब, गण मतलब होता है लोग यानी जनता, गणतंत्र लोगों का तंत्र, उसे गणतंत्र कहते हैं। और राजतंत्र यानी राजा का तंत्र। ठीक है, तो जहां एक राजा होता है और उसको सारे अधिकार मिलते हैं और वो अपनी मर्जी से कोई भी फैसले लेता है, उसे राजतंत्र बोलते हैं। और गणतंत्र वो होता है जहां जनता अपने राजा को चुनती है,
वो राजा जनता के लिए फैसला लेती है, और यदि वो फैसला गलत होता है तो राजा को हटा दिया जाता है, कोई दूसरा चुन लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि जो हमारी कंट्री में चलता है, ये क्या है, ये गणतंत्र है। हम अपने मिनिस्टर को स्वयं चुनते हैं, और यदि वो काम ठीक से ना करे तो उनको हटा के किसी दूसरे को चुनते हैं। तो क्या किसी एक मिनिस्टर की कुर्सी हमेशा के लिए होती है? नहीं, सिर्फ तब तक जब तक वो जनता के लिए सही काम करते हैं। तो इसको गणतंत्र कहा जाता है, यानी हमारे द्वारा शासन होता है, हम स्वयं अपने लिए अपना नेता चुनते हैं। तो इस तरीके से गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। जो राजा थे उन्हीं पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड की सजा भी दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। लुई 16वां इनका राजा था, और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 16वां का मतलब है, लुई नाम के जो राजा थे वो 16वें नंबर के थे। लुई नाम के पहले 15 राजा भी और हो चुके हैं, इसीलिए लुई 16वां। ठीक है, एक ही नाम के जब कई सारे लोग पॉपुलर हो जाते हैं तो पहले को, जो सबसे पहले आता है उसको प्रथमा, दूसरे को द्वितीय, फिर तृतीय। जैसे आर्यभट्ट ने मैथ्स बनाई, आपको पता है, सभी बच्चों को पता है। तो आर्यभट्ट प्रथमा, आर्यभट्ट द्वितीय, दूसरे मैथमेटिशियन भी आर्यभट्ट के नाम पे हुए, फिर तीसरे भी हुए। ठीक है, तो इसलिए अब आर्यभट्ट प्रथमा, आर्यभट्ट द्वितीय, आर्यभट्ट तृतीय, ऐसे करके इनके नाम रखे जाते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर गया था। अब युद्ध हो गए थे, वो जो देशों का गुट बना उन्होंने फ्रांस के ऊपर इस तरीके से किया और फ्रांस को हराते गए। कीमतें बढ़ गई थी। ठीक है, अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया ताकि अमीरों का पैसा बाहर निकले। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ पर कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज की स्थापना की। अब क्या हुआ, जैकोबिन जो कि समानता और स्वतंत्रता की बात करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता ली और उससे कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जो नेशनल कन्वेंशन बनी थी फ्रांस में, उस पर आक्रमण कर दिया जैकोबिन ने। जैकोबिन और जीरोस्त जो थे, मैंने बताया था, दो संगठन थे। ठीक है, जो काम कर रहे थे, और नेशनल कन्वेंशन जो था वो देश के लिए काम कर रहा था। ठीक है, तो नेशनल कन्वेंशन जो मताधिकार द्वारा चुना गया था, तो उन्होंने क्या किया, जैकोबिनों ने नेशनल कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया और उस पर सत्ता भी जमा ली। ठीक है, अपनी सत्ता जमा ली, किस पे, नेशनल कन्वेंशन पे। ठीक है, और क्या किया, आतंक राज की स्थापना की, मतलब अपना आतंक दिखाना शुरू किया। आतंक की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हो गया। अब बड़ी मुश्किल से तो फ्रांस जो था व्यवस्थित हुआ था, उसको फिर से जैकोबिनों ने क्या किया, अपने कब्जे में लेके और अव्यवस्थित कर दिया। फिर रॉबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई, और जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता उसे मृत्युदंड दिया जाता। यानी जैकोबिन ने क्या किया, सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया, और जो उनके खिलाफ जाता उसको वो क्या करते, मृत्युदंड दे देते, मार देते। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर कैद कर लिया गया। ठीक है, रोबेस्पियर कौन था, जो जैकोबिन संगठन है इसका हेड था, इनका नेता था, और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हुई। तो रोबेस्पियर जैकोबिन का नेता था, लीडर था, और जब उसको पकड़ लिया गया और उसको फांसी दे दी गई, तो जब लीडर समाप्त हो गया तो पूरा संगठन खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दल खत्म हो गया, इनकी जो सत्ता थी वो समाप्त हो गई। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्थाओं को भंग किया। जो आतंक के राज्य में व्यवस्थाएं थी उनको भंग किया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य, जो भी मतलब मूल्य लगाए गए थे, जो लोगों को मतलब काम करने पे मजदूरी दी जाती थी, पर नियंत्रण उठा लिया गया। इस तरीके से मतलब सारी चीजों को दोबारा से बैलेंस किया गया। जो
चीजें बिगड़ गई थी उसको ठीक किया गया। नेशनल कन्वेंशन के कार्य, नेशनल कन्वेंशन जो वयस्क मताधिकार द्वारा बनाई गई थी, उसने क्या क्या काम किए वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया। इन्होंने सबसे ज्यादा काम किसने किया था? नेशनल कन्वेंशन ने किया था देश की आजादी में। तो इन्होंने सबसे पहला काम किया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई थी और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया था। इसके सिवा गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई थी और ऋण ना चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त कर दिए गए थे। तो क्या हुआ, जो गुलामी प्रथा पहले चल रही थी उसको भी हटा दिया गया, और कोई ऋण लेता था यानी उधार लेता था और नहीं चुका पाता था तो पहले उसको सजा दी जाती थी, वो भी कानून समाप्त कर दिया गया। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था, यहाँ पर जो सबसे बड़ा पुत्र होता था उसी को सारे अधिकार, उत्तराधिकार मतलब माता पिता के सारे उत्तराधिकार दिए जाते थे, ये परंपरा भी समाप्त कर दी गई। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना दिवस से एक नया पंचांग कैलेंडर 22 सितंबर 1952 से लागू किया गया है। यानी कि 22 सितंबर 1952 से एक नया कैलेंडर लागू किया गया। मतलब ये था कि राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र शुरू हो गया, यानी कि राजाओं का तंत्र समाप्त करके जनता का शासन स्थापित हो गया। माप तौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई। मतलब माप तौल की मतलब जो चीजें मेजरमेंट करते हैं उसके लिए नई पद्धति शुरू की गई। आगे देखते हैं, काला बाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई। मुआवजा देने के लिए नीति समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। मतलब लोगों के ऊपर टैक्स और युद्ध का कर भी लगाया गया। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक पर आधारित प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? दूसरा प्रश्न है, रोबोस्पियर कौन था? और तीसरा प्रश्न है, आतंक का राज क्या था? और चौथा प्रश्न है, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? तो ये हैं हमारे आज के चारों प्रश्न और अब हम लिखेंगे इनके उत्तर। उससे पहले देख ले, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी सीएबी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, यानी कि आपको नियमित रूप से समय समय पर अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है और अच्छे से धोते रहना है। इससे कोविड जो है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको पता है कोविड जो है वो पहले से ज़्यादा एक्टिव हो चुका है दिल्ली में। उसका कारण है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इस वक्त स्प्रेड आउट हो रहा है। इसके साथ वेदर चेंज हो रहा है। वेदर चेंज होने के साथ साथ जो वायरस स्प्रेड होने की स्पीड है वो बढ़ गई है। इस कारण दिल्ली में प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो आपको और ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अपना ध्यान रखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और सुरक्षित रहेगा। तो अपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपना ध्यान जरूर रखें। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? इसका उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस स्वतंत्र, गणतंत्र, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है तथा राजतंत्र और सामंतवाद का पुरजोर विरोध करना आरंभ कर दिया। किसने? क्रांतिकारियों ने कर दिया गया, जिससे अन्य यूरोपीय शासक परेशान थे। तो ये जो मतलब भावनाएं प्रदर्शित हो रही थी और स्प्रेड हो रही थी, इससे जो अन्य यूरोपीय शासक थे वो परेशान थे, क्योंकि वो कुलीन वर्ग से थे, वो राजतंत्र से थे और वो इसका विरोध करते थे। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, रोबोस्पियर कौन था? तो रोबोस्पियर जैकोबिन दल का प्रमुख नेता था और 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन के प्रमुख अधिवेशन का प्रमुख दल जैकोबिन ही था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जैकोबिन क्या था? एक दल था, एक संगठन था जिसका नेता रोबोस्पियर था। और इन्होंने क्या किया?
जनता को स्वतंत्रता और समानता दिलाने के लिए काफी सारे प्रचार प्रसार किए थे, और बाद में इन्होंने फ्रांस पर, मतलब जो नेशनल कन्वेंशन था उसको खत्म कर उस पर कब्जा करने का प्रयास भी किया था। कुछ समय इन्होंने आतंक भी चलाया, पर बाद में रॉबेस्पियर को फांसी दे दी गई और नेशनल कन्वेंशन का शासन दोबारा से स्थापित हो गया था। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। आतंक का राज क्या था? जैकोबिनों ने, जैकोबिन जो अभी हमने पढ़ा है, जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज की स्थापना की थी। यानी कि जो जैकोबिन दल था, संगठन था, उन्होंने क्या किया, पेरिस पे उनका शासन था, तो पेरिस की सहायता से और कम्यून पर इन्होंने क्या किया, और कम्यून की सहायता से इन्होंने कन्वेंशन पर आक्रमण किया। कन्वेंशन क्या था? नेशनल कन्वेंशन, एक संगठन था जो फ्रांस के लिए कार्य कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया, कन्वेंशन पर ही अपना कब्जा कर लिया। कन्वेंशन ही क्रांतिकारियों की मदद कर रहा था और मतलब गणतंत्र की स्थापना कर रहा था। तो इन्होंने कन्वेंशन पर आक्रमण कर लिया और कन्वेंशन की को कब्जे में करके सत्ता स्वयं चलाना शुरू कर दिया, आतंक का राज शुरू कर दिया इन्होंने। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? इसका उत्तर है, नेशनल कन्वेंशन के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। यहाँ पे जो ऑल वर्ड लिखा हुआ है ये आपको नहीं लिखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और यहाँ पे ये और है, ऑल नहीं है, पर गलती से ऑल हो गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे और लिखना है। नंबर 2, गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण ना चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून समाप्त किए गए। नंबर 3, सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई। माप तौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई। तो ये हैं हमारे आज के सभी चारों प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए।